नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव में। और आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नोट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा 2019 का नोट्स है और ये 9th का नोट्स है। तो 9th और 10th दोनों इसमें कॉम्बो हैं। तो जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे दोनों कॉम्बो पढ़ाया जाता था, यानी 9th और 10th दोनों का एक ही ग्रामर का कॉपी बनाया गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये मैं आपको फ्री में क्या कहते हैं अवेलेबल करा रहा हूँ अपने इस चैनल पर। तो बने रहिएगा। और एक गुजारिश ये है कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए, एजुकेशन इज़ एवरी फॉर ऑल, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामर की शुरुआत होती है यहाँ पर। तो डेफिनेशन ये है कि ग्रामर इज़ द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू राइट, रीड एंड स्पीक द करेक्ट लैंग्वेज। अर्थात परिभाषा कहती है कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने का ज्ञान कराती है। तो यानी अगर आप देखेंगे इंग्लिश में भी ये कहा गया है कि ग्रामर इज़ द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू राइट, रीड एंड स्पीक द करेक्ट लैंग्वेज। यानी ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी विषय है जो कि यानी दैट यानी जो कि इनेबल्स यानी योग्य बनाता है हमें, अस माने हमें, टू राइट यानी लिखने में, रीड तो देख सकते हैं टू राइट यहाँ पे कॉमा देना चाहिए, और रीड एंड स्पीक द करेक्ट लैंग्वेज यानी पढ़ना लिखना बोलना तीनों ही सिखाता है ग्रामर। तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब चलिए चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। लेटर माने अक्षर होता है अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए। प्रत्येक भाषाओं का एक अपना निश्चित अक्षर हुआ करता है। इसी भाषा में भी निश्चित अक्षर होते हैं जिनकी सहायता से अंग्रेजी बोली पढ़ी या लिखी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अक्षर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आपको पता है, अगर आप 9th में हैं तो आपको पता ही हो कि LKG से ही आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी इंग्लिश में कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए काइंड्स ऑफ लेटर यानी अक्षर के प्रकार या भाग्य हो जाता है मुझसे। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में दो अक्षर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वावेल यानी स्वर, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं वावेल के अंतर्गत जो है निम्नलिखित 5 अक्षर आते हैं जो निम्न हैं। तो AEIOU उपयुक्त 5 अक्षरों को छोड़कर सभी 21 अक्षर हैं कॉन्सोनेंट हैं जो निम्नलिखित हैं, यानी BCDFGHIKLMNPQRSTVWXYZ। और ये जो आपको कर्सिव में थोड़े दिख रहे हैं ये लिखने बड़े अक्षर हैं, और जो नीचे वाले हैं ये छोटे अक्षर लिखने के हैं। तो देखिए नीचे है वावेल तथा कॉन्सोनेंट को मिलाकर वर्ड्स का यानी WORDS वर्ड्स का निर्माण किया जाता है, यानी शब्दों का निर्माण किया जाता है। इन दोनों से ही एक शब्द की रचना होती है, और शब्दों के समूह से ही वाक्य की रचना होती है, और वाक्य के समूह से ही एक पैराग्राफ बनता है। एक पैराग्राफों के समूह से ही एक चैप्टर बन जाता है आपका। तो नोट नंबर 1 कि कभी कभी जो W है और Y है को भी वावेल के रूप में प्रयोग कर देते हैं, जिन्हें हम सेमी वावेल कहते हैं। और जब W तथा Y शब्द के आरंभ में रखा जाता है तो वहाँ पर जो कॉन्सोनेंट के रूप में होता है। किंतु दोनों अक्षर जब शब्द मध्य या अंत में रखे जाते हैं तो वहाँ पर ये अक्षर वावेल का कार्य करते हैं, जहाँ पर ये सेमी वावेल के रूप में भी जाने जाते हैं। If X and Y used to middle or end in the word, then here it will be semi vowel. For the example, day and ball. तो यहाँ पे देख सकते हैं Y के नीचे डैश है और W के नीचे भी डैश है, यानी अंडरलाइन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वावेल
का सेमी वॉवेल का जो जिक्र किया गया है यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त दोनों शब्दों में प्रयुक्त एक्स एंड वाई के सेमी वॉवेल होंगे क्योंकि इनका यूज जो है वर्ड मिडल और एंड में किया गया है। आइए बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर हैविंग द सेंस। यहाँ पे ये है तो शब्द है कि परिभाषा शब्द अक्षरों का वह समूह होता है जिसका एक अर्थ होता है। एलिफेंट, गर्ल, ऑरेंज और वॉच, आप यहाँ पे देख लीजिए। वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिफेंट, तो एलिफेंट में वाह इसको हमने क्लासिफाई किया है यानी वर्गीकृत किया है। आप देख सकते हैं कंसोनेंट में कि ELPH NT और TEA तो इस तरह से। और सेंटेंस आप देख सकते हैं डेफिनेशन, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव द मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेम वही है कि वाक्य शब्दों का वह निश्चित समूह होता है जिसका एक अर्थ होता है। जैसे कि वी कम हियर टू रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी यहाँ पढ़ने आते हैं। उपयुक्त तो वाक्य शब्दों का वह समूह है जो कई शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक अर्थ निश्चित है, जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह वाक्य कहलाएगा। किंतु ध्यान यह रहे कि सही अर्थ अथवा भाव न प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ड का भी जो है अर्थ निकलना चाहिए और जो वर्ड से बना हुआ समूह है यानी सेंटेंस है उसका भी एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। जब ये दोनों करेक्ट रहेंगे तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा यानी सही होगा। अब आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में यानी वाक्य के भाग के बारे में। तो देखिए वाक्य जो बना है आपको दो भागों से मिलकर बना है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट यानी उद्देश्य और प्रेडिकेट माने विधेय। तो पहला है सब्जेक्ट यानी उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसका मुख्य शब्द है हेड वर्ड यानी नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, इन्फिनेटिव माने टू वर्ब, अजीरेंड माने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, रमेश कम्स इन द क्लास डेली, रमेश प्रतिदिन कक्षा में आता है। दूसरा है ही वेंट टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता था। तीसरा है टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित भाग यानी रमेश, ही, टू वॉकिंग, स्मोकिंग सब्जेक्ट होगा। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट उद्देश्य के भाग। सब्जेक्ट के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला डिटरमाइनर यानी निर्धारक, दूसरा है एडजेक्टिव यानी विशेषण, और तीसरा है हेड वर्ड यानी मुख्य शब्द, और चौथा है एडजेक्टिव फ्रेज यानी शब्दों समूह। तो आगे बढ़ते हैं यानी सब्जेक्ट के भाग के बारे में अभी हम इसको विस्तार से आपको बताते हैं। तो पहला है डिटरमाइनर यानी निर्धारक। यानी डिटरमाइनर का अर्थ होता है निर्धारक यानी करने वाला, निश्चित करने वाली शब्द, अर्थात जो शब्द हेडवर्ड का संबंध है वो सीमा तथा संख्या के द्वारा कराता है, उसे डिटरमाइनर कहते हैं। इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि ए एंड दी, दिस, दैट, दोज, सम, सच, एनी, मेनी, फ्यू, बोथ, एवरी, ऑल, ईच वन, टू, हिज, हर, माई, देयर, इट्स, योर, आवर, आइदर, नाइदर आते हैं। तो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एन ऑनेस्ट स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ऑलवेज, एक ईमानदार विद्यार्थी सदैव कठिन परिश्रम करता है। दूसरा है दीज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, ये लड़के कक्षा में शोरगुल मचाते हैं। और माई फादर इज़ हार्ड वर्किंग पर्सन, मेरे पिताजी एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित शब्द डिटरमाइनर होंगे जो हेडवर्ड के साथ निश्चितता का बोध कराते हैं। आइए जानते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। किसी भी नाउन या संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो वे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, और एडजेक्टिव कभी कभी सब्जेक्ट का पार्ट भी बन जाता है। एडजेक्टिव के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक सीरीज में हम जानेंगे कि क्या होता है एडजेक्टिव। ये सब सारी जानकारी आपको विशेषण के टॉपिक में मिल जाएगा।
तो विशेषण के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, यानी विशेषण क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक डेडिकेटेड वीडियोज़ है, जिस नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो ये सब चीज़ के बारे में अलग से वीडियो बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो माई बेस्ट फ्रेंड अटेंड द क्लास विद मी डेली, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ प्रतिदिन कक्षा लेता है। और उपयुक्त वाक्य में जो बेस्ट है वो आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो यहाँ पे है, चलिए हेडवर्ड जानते हैं। हेडवर्ड यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी उद्देश्य के अंतर्गत आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही हेडवर्ड होता है, इसे डिटरमाइनर भी कहते हैं। हेडवर्ड की पहचान करने के लिए कौन शब्द लगाकर की जाती है, जैसे अ ब्लैक पेन इज़ ऑन द टेबल, एक काली कलम मेज पर है। तो यहाँ पे हो गया, अब मेरा दिनेश मेरे साथ पढ़ रहा है, यानी माई दिनेश इज़ रीडिंग विद मी। तो कौन मेरे साथ पढ़ रहा है, मेरा दिनेश, यानी तो यहाँ पे हु लगा देंगे, यानी कौन लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो रेखांकित भाग उपरोक्त उदाहरणों में पेन तथा दिनेश नाउन हेडवर्ड हैं। फिर आते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पर कभी कभी सब्जेक्ट नोट में कि कभी कभी सब्जेक्ट के उपरांत हेडवर्ड के रूप में इंफिनेटिव तथा जीरंड का प्रयोग कर दिया जाता है। इंफिनेटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चलिए आपको बताते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करने से इंफिनेटिव बनता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नानी निकलता है। जैसे टू गो यानी जाना, टू ईट खाना और टू रन दौड़ना आदि इंफिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट हों तो भागों में किया जाता है। यह हेडवर्ड के भांति ही कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो टू एरर इज़ ह्यूमनिटी, गलती करना मानवता है। दूसरा है कि टू वर्क हार्ड इज़ आवर मोटो, कठिन परिश्रम करना ही हमारा उद्देश्य है, जो कि आपको हम अपने हर वीडियोज़ में करके दिखाते हैं। तो ये है। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत आगे की चीज़ों के बारे में। तो देख सकते हैं मैंने आपको जो आपको लाइव नोट्स दे रहा हूँ। आशा है कि आपको ये नोट्स अच्छे से आपको हमें समझाने के लिए जो भी हम आपको बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपको के पास पहुँचेंगी। और इसका हम एक डिजिटली नोट्स बनाएंगे जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा। फ़िलहाल ये आपको इस तरह से बता दिया जा रहा है कि आप इसको नोट्स भी कर सकें, देख कर आप बना सकें, अपने नोट्स तैयार कर सकें अपने एग्ज़ाम्स में, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत आप जानते हैं थोड़े से ही होती है, बड़े तक जाती है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ाने का, बताने का, समझाने का और लाइव स्टडी आपको कराने का। तो यही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्द से जल्द लाइव का ऑप्शन खुले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपना फीडबैक हमें देते जाइए, जिससे कि इन चैनल में और भी नई नई जानकारियाँ ऐड कर सकें, जोड़ सकें उनको। तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं जीरंड की तरफ, और यहाँ तक आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका ये जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आपको आज बता देंगे जीरंड तक। उसके बाद हम चलेंगे इस पेज की तरफ, तो शुरुआत यहीं से होगी। तो चलिए देखते हैं जीरंड इज़ अ वर्बल नाउन, यानी अर्थात जो क्रिया संज्ञा की तरह कार्य करे उसे जीरंड कहते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से तथा उसका हिंदी अर्थ नानी निकलने से जीरंड बनता है। जीरंड का प्राय कर्ता के स्थान पर अकेले आता है और वह सब्जेक्ट कहलाता है। यानी स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हानिकारक है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज फॉर हेल्थ, प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में भी आज हम आपको बता देते हैं। जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बदलता है, उसी प्रकार एडजेक्टिव फ्रेज की कई फ्रेजों यानी शब्दों को मिलाकर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है और शब्द समूह में रहता है। जैसे अ ब्लैक काउ इन द फील्ड इज़ ग्रेजिंग इन द ग्रास, एक काली गाय मैदान में घास चर रही है। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे, इसीलिए आज लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।
तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप चैनल पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय हमें बताइएगा। PDF आपको बहुत ही जल्द मिलेगी, बस इसका डिजिटली फॉर्म बनाना अभी बाकी है। तो जो भी अभी वीडियोज़ आएंगी अब धीरे धीरे से आपको PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसका एक पूरा एक बुक तैयार किया जाएगा जिसमें आपको मिनिमम प्राइस में बहुत ही सरल तरीके से आपको सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए हमारे साथ।